मजदूरों की हालात तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई बाहरी ताकत आके उनको बरकरार रही और है। अगर इसको हम चोरी कहें तो ये चोरी लगातार होती है। उसका पीएफ का पैसा जमा नहीं होता है, उसको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें लगाई जाए, दूसरी तरफ हम्म। 6-6 घंटे की 4 शिफ्टें लगाई जाए, तो मैं कहता हूँ देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है उसको रोजगार मिल जाएगा। जितने पुलिस वाले या पैरामिलिट्री या आर्मी वाले एक साल में मरते हैं ना, उससे ज्यादा शायद वर्कर की डेथ होती होगी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। और आमतौर पर जहां पर यूनियन होती है ना, वहां अगर स्ट्राइक हो भी जाए तो वो मोटे तौर पर पीसफुल रहती है। जो हड़तालें हुई हैं, 2 फरवरी को बरौनी बिहार में इंडस्ट्रियल वर्कर की हड़ताल हुई है, ये इसी साल का है। इसी साल का। पुरानी कैलकुलेशन में आटा तो था पर ये डाटा नहीं था। हम सबको पता है मजदूर बीड़ी पीते हैं, क्या न्यूनतम मजदूरी में बीड़ी का मूल्य भी डालते हैं कि या इस तरह की तो बीड़ी पी। अगर आपकी जनता ही खुशहाल नहीं है तो आप जितना मर्जी विश्व गुरु बन जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो मनदीप जी, मैं सोचता हूँ भी अगर आज के डेट में भगत सिंह, गांधी जी या अम्बेडकर होते और उनके सामने आज के वक्त जैसा ये अभी ने प्रोटेस्ट देखा नोएडा में वर्कर्स का, ऐसा कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता तो वो जरूर उनके साथ ही खड़े होते। मुझे लगता है कि आज की जो मौजूदा सरकार है वो उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। हमने भी देखा कि रिसेंटली जो वर्कर्स के साथ कुछ बुद्धिजीवी या ट्रेड यूनियनिस्ट खड़े भी थे, नौजवान लड़के लड़कियां, उनको पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया है। और कहा जा रहा है कि इसमें कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है, पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी है, और हद तो तब है कि एनएसए लगा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उनके ऊपर लगा दिया गया है। अच्छा, पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो मुझे लगता है अभी फैक्ट्रीज के अंदर जो हड़तालें हैं, जो स्ट्राइक्स हैं, वो तब से होती आ रही हैं, इतनी पुरानी जितनी पुरानी फैक्ट्री खुद है। और इंडिया में भी या पूरे दुनिया में भी फैक्ट्रियों में हड़तालें तब भी होती रही थी जब पाकिस्तान की कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं थी। तो किसी प्रोटेस्ट में कभी पाकिस्तानी एंगल ढूंढना, कभी नक्सली एंगल ढूंढना, कभी खालिस्तानी एंगल ढूंढना, ये हम बार बार देखते हैं। देखो, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी पुरानी फैक्ट्री हैं उतना ही इतिहास है वर्किंग क्लास मूवमेंट का, हड़तालों का। हाँ, उतना पुराना इतिहास है। हम प्री 47 में भी देखते हैं वर्करों ने बड़े बड़े संघर्ष किए, और यहाँ तक भी शोलापुर एक महाराष्ट्र में शहर है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। 3-4 दिन तक अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया था, कब्जा कर लिया था उस शहर के ऊपर। वो हालात भी रहे। और जब तिलक की गिरफ्तारी हुई, उसको गिरफ्तारी कह रहा हूँ, जब 6 साल की सजा हुई थी तिलक को, उसके खिलाफ बॉम्बे में मजदूरों ने हड़ताल की थी। ओके। सजा के खिलाफ। उनकी कोई अपनी आर्थिक डिमांड नहीं थी, मगर आर्थिक डिमांडों को लेकर भी हमेशा वर्किंग क्लास लड़ती गई है। मुंबई में, कानपुर में प्री 47 ये संघर्ष बहुत रहे हैं। एक इंसिडेंट मैं बीच में आपको याद दिला दूं कि 1918 में अहमदाबाद में मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक की। वहां पर जो मिले थी वो इंडियन जो है कारखानेदार उनकी भी थी और विदेशी कारखानेदार उनकी भी थी। उनकी हड़तालों में एक बाहरी बंदा बीच में आ जाता है, उनकी हड़ताल के साथ आके वो खड़ जाता है कि मैं इनके साथ हूँ। अब भी ये कहा जा रहा है ना कि बाहरी लोग आकर जो है उनको उकसाया है। वो बाहरी कौन था? महात्मा गांधी। वो तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे। स्ट्राइक सक्सेसफुल भी नहीं हुई। चलो, महात्मा गांधी दोनों पक्षों के साथ बातचीत करते थे, मालिकों से भी मिलते थे। उनका कद इतना था कि वर्कर भी बात सुन लेते थे, मालिक भी बात सुन लेते थे। अब होना तो चाहिए उनके मुद्दों के ऊपर बात हो। मुद्दों पे बात ना करके उनका ध्यान भटकाया जा रहा है कि बाहर के लोग हैं। जैसे मजदूरों की हालात तो बिल्कुल ठीक है, कोई बाहरी ताकत आके उनको बरकरार रही है। भाई, जहां 12,000 रुपये तनख्वाह मिल रही हो, वो भी एनसीआर जैसे बड़ी सिटी है उसमें। अब एनसीआर के अंदर आप जुग्गी भी किराए पे लेते हैं ना, तो जुग्गी भी 3-4 हजार रुपये से कम नहीं मिलती। फिर उनकी रोटी पानी सब चलना है। और इस वार के टाइम में तो हमें पता चल रहा है कि 400-400 रुपए किलो गैस मिल रही है। वहां ऐसे भी हालात नहीं है कि लोग अपनी लकड़ियां बीन लें और चूल्हा जला लें। उनको गैस खरीदनी पड़ेगी। मिट्टी का तेल आपने पहले ही बंद कर दिया सब जगह, मिट्टी का पड़ेगी। और उनको मुझे लगता है कि आम जो मिडिल क्लास है उनसे महंगी खरीदनी पड़ती है। बिल्कुल महंगी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जो वर्कर जितने भी हैं वो 5 किलो से ऊपर का सिलेंडर नहीं रखते। उनके ना जगह है ना उनकी कैपेसिटी है। वो किलो 2-2 किलो करके गैस भरवाते हैं, पहिया पहिया करके चीनी खरीदते हैं। तो जो दिहाड़ीदार है उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते कि उतना सिलेंडर भी चला ले अपना पूरा। और आज के डेट में तो और क्राइसिस आ गया। हम जैसे लोगों के पास फिर भी विकल्प है, हम बिजली के चूल्हे चला सकते हैं, हम कुछ और मोड अपना लेंगे। उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, जो शहरों में रह रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है। तो ये तो बेहुदी वाली बात है कि जब आप किसी की कॉन्स्पिरेसी जोड़ते हो, और ये सोचते हैं सारे पार्टियां भी, सरकारें भी, कि हम किसी थर्ड पर्सन के ऊपर जिम्मेवारी डाल दें। क्या मजदूरों की भूख में भी पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी है? क्या वर्कर की जो इतनी बुरी हालात है, क्योंकि 4 वेज जो कोड है वो तो आप लेके आए हो, सरकार ने लागू की है। 8 घंटे की जगह आप ज्यादा घंटे काम करवा सकते हो, ये तो सरकार ने लागू किया है। न्यूनतम वेजेस तो सरकार तय करती है, और तय करती है तो उसको लागू करवाना भी सरकार की जिम्मेवारी है।
अब वो वर्कर क्या कह रहे हैं कि आपने जो न्यूनतम वेजेस तय की हैं वो भी नहीं मिल रही हमें, कम से कम वो तो दिलवा दो। अब न्यूनतम वेजेस का मतलब होता है कि एक इंसान को जीने के लिए, देखिए जो वर्कर काम कर रहा है सिर्फ वर्कर को जीने के लिए नहीं, वर्कर के परिवार को जीने के लिए भी, क्योंकि वो अगर परिवार जिएगा तभी अगली जनरेशन में वर्कर भी मिलेंगे। तो उनके 2-3 बच्चे हैं, पत्नी है, उन 5 लोगों के लिए रहने का, खाने का व्यवस्था हो, इतनी व्यवस्था हो जाए वो बिल्कुल अनपढ़ भी ना रहे, कुछ पढ़ लिख भी जाए, इतना पैसा उसको मिलना चाहिए कि, और वो पैसा जो न्यूनतम पैसा चाहिए उसको न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। हालांकि न्यूनतम मजदूरी में बहुत सारी चीजें शामिल नहीं होती, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी का जो चार्ट था वो बहुत पुराना था। मान लो इतना माइन्यूटली डिटेल लिखा हुआ होता है कि न्यूनतम मजदूरी जब देनी है उसके परिवार में जूते कितने के डाले जाएंगे, फ्यूल कितने का कंज्यूम होगा, उसके कपड़े कितने के होंगे, उसकी दवाइयां कितनी होंगी, उसकी रोटी में भी दालें कितनी की होंगी, उसका दूध कितने का होगा, एक एक चीज को जोड़ के उसकी न्यूनतम मजदूरी बनती है, मिनिमम जो सस्टेन करने के लिए, परिवार को सस्टेन करने के लिए। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं होती। जैसे हम सबको पता है मजदूर बीड़ी पीते हैं, क्या न्यूनतम मजदूरी में बीड़ी का मूल्य भी डालते हैं कि या इस तरह की तो वो बीड़ी पिएगा और वो चाहिए। हम जैसे लोग, जैसे मैं मिडिल क्लास के लोग, हम बाहर कहीं दोस्त मित्र बैठते हैं, चाय पी ली, कॉफी पी ली, कुछ और पी लिया, हमारे ही हर महीने देखा जाए तो हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। मगर मजदूर क्या करता है, मिल के सिर्फ बीड़ी पीता है, मगर बीड़ी का भी उसका न्यूनतम वेजेस में नहीं डाला जाता। फिर कई चीजें और, जैसे हमारे को शादी ब्याह में व्यवहार करना होता है, पैसे शगन डालने करना, ये सारे क्या मजदूरों के घरों में शादी ब्याह नहीं होते? उस व्यवहार के लिए कोई कॉलम नहीं है। बच्चे का बर्थडे है, हाँ, 50 चीजें हैं रिचुअल्स के लिए, कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए, और दूसरा जैसे अब ये मोबाइल आ गया, मोबाइल पुराने टाइम में तो मोबाइल नहीं थे, तो मोबाइल का कम्युनिकेशन के कुछ पैसे नहीं थे, तो अब मोबाइल के पैसे, क्योंकि हर मजदूर के पास भी अब मोबाइल, पुरानी कैलकुलेशन में आटा तो था पर ये डाटा नहीं था। अब डाटा भी तो आपका 24 दिन का है, 350 रुपए 24 दिन के लिए है, तो आप लगा 28 दिन, तो अब ये लगा लो, ये 400-450 रुपए पर पर्सन। अगर वो 2 घर में फोन भी है, हमारे घर में तो सारे जितने लोग उतने फोन होते हैं, तो उसको 1000 रुपए तो ही खर्चा। मजदूर के बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है आजकल। चाहिए, मजदूर के बच्चे का बस फोन नहीं होता जनरली, हाथ से तो उसकी पत्नी के पास होगा, मगर क्योंकि वो भी अर्न करती होती है जनरली। तो आप देख लीजिए, ये 500 रुपए का खर्चा ये भी है महीने का, जो डलता नहीं है। और ऐसे बहुत से व्यवहारिक खर्चे होते हैं जो हम भी हिसाब लगाएं तो आ जाते हैं, जो हमारे कोष में होते नहीं, और मजदूरों के खर्चों में कहाँ से होने हैं। तो न्यूनतम मजदूरी जो बिल्कुल न्यूनतम है वो भी इतनी कम है कि उसमें सस्टेन नहीं कर पा रहा है बंदा। अब ये रिसेंट जो नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुआ एनसीआर में, इसकी बात करें तो मुझे लगता है सिर्फ नोएडा की बात तो नहीं है। इसी साल हमने फरवरी 26 में देखा है, पानीपत में रिफाइनरी में प्रोटेस्ट हुआ, और इसी साल गुजरात में सूरत में एक एलएनटी की वो ठेके लेती है, एलएनटी के जो ठेकेदारी के जो वर्कर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हजारों वर्कर उसमें शामिल थे। पानीपत में भी करीब 30,000 के वर्कर शामिल थे। और अभी नोएडा वाला एनसीआर का जो प्रोटेस्ट है, तीनों में एक चीज कॉमन है, और 3 डिमांड मेन्स है कि एक तो सैलरी बढ़ाकर करीब 20-25 हजार की जाए, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटे फिक्स किए जाए, बिल्कुल, क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे काम करवाया जा रहा है। तीसरा, अगर 8 घंटे से ज्यादा काम करवाना भी है तो डबल ओवर टाइम दिया जाए। अब ये तीनों जो चीजें हैं, एक बार को वेजेस बढ़ाने की बात छोड़ दे, बाकी जो 2 चीजें हैं वो तो लीगल डिमांड्स हैं जो कानून कहता है, लेकिन उसको भी एनफोर्स करवाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। और ये भी आज की लीगल नहीं है, 70-80 साल पुराने पहले लीगल हुई हुई है। अब देखो, मेरे पास कुछ डाटा आया था, जो हड़तालें हुई हैं, 2 फरवरी को बरौनी बिहार में इंडस्ट्रियल वर्कर की हड़ताल हुई है, इसी साल का है, इसी साल का। ये 23 फरवरी को पानीपत में रिफाइनरी वर्कर्स ने हड़ताल की थी, जिसमें, और गुजरात में हजीरा एक जगह है, वहां भी इंडस्ट्रियल वर्कर ने हड़ताल की वेजिस और काम घंटे को लेकर। फिर मार्च में सूरत में हड़ताल हुई, मानेसर, नोएडा, फिर तेलंगाना में हुई अप्रैल में, फिर अप्रैल में मानेसर, गुड़गांव, नोएडा, ये सारा एनसीआर ही इन्वॉल्व है इसमें। तो ये काफी जगह हड़ताल है, और बहुत सारी जगह जो रिपोर्टेड ही नहीं है, जो हमें पता नहीं चलती, छोटी मोटी होती रहती हैं, तो रिपोर्ट ही नहीं होती इतनी। पूरा एनसीआर में देखा जाए तो एनसीआर में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा होती है, बड़े शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग जमा होगी, मगर वहां वर्कर्स की अगर वेजेस देखे जाए तो बहुत नॉमिनल सी है। अब होता क्या है कि हम सब जानते हैं कि इन सब जगह पे बिहार और यूपी के वर्कर्स हैं, जहाँ एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और गांव में अगर कोई किसके एम्प्लॉयमेंट भी है 200, 250, 300 रुपए दिहाड़ी है।
तो उनको तो ये 700 रुपये अट्रैक्ट करते हैं, लगता है कि हमें डबल या ट्रिपल मिल रहा है। मगर यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो जहाँ पे आने के बाद ही पता लगता है। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, तो वहां थोड़ी सर्टेनिटी नहीं है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ फिर भी मिल जाता है। मगर यहाँ भी सबको काम नहीं मिलता। हम देखते हैं जितने लेबर चौक है, कितने मजदूर खड़े होते हैं, शाम को वापस लौटते हैं। तो वही है, यहाँ आके उनको 2-3 चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, बिजली रेगुलर है, लिविंग स्टैंडर्ड आम जनता का ऊपर है, तो थोड़ा उस तरह से लगता है कि कभी हम भी आगे निकलेंगे, क्योंकि उनकी वाइफ भी काम करती हैं घरों में डोमेस्टिक मेड बन के, अगर वो आ जाए तो यहाँ, तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे शायद पढ़ जाएं, कुछ आगे निकल जाएं, तो इस सपने के साथ वो रहते हैं। जैसे हम पंजाबी लोग बाहर जाते हैं, कनाडा वगैरह सब जगह, ऑस्ट्रेलिया, सपना वही होता है, एक अच्छी जिंदगी के लिए लोग शहर की तरफ आते हैं। अच्छी जिंदगी के लिए ही आदमी दूसरी जगह जाता है, मगर अच्छी जिंदगी के लिए जाता है तो अपनी रूट से भी कटता है, और वहां एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है, क्योंकि उनको आपके पीछे कोई सोशल सपोर्ट नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है वर्कर के साथ, इकोनॉमिकली सबसे बैकवर्ड पायदान पे है, सबसे नीचे हैं, सोशली वो अपनी रूट से कटे, क्योंकि यहाँ लोकल नहीं है, वो यूपी बिहार के आए हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, पॉलिटिकली भी उनकी कुछ सही नहीं है। अब सरकार इकोनॉमिक रिजर्वेशन तो कर देती है जॉब्स में, कहने के लिए, पार्लियामेंट में कर दिया, नया शगुफा छोड़ दिया, औरतों का भी करेंगे, मगर आप देखो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, कोई आपको ये मिल जाएगा जो मिनिमम वेजेस अर्न कर रहा हो और एमएलए एमपी बना हो? मतलब वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन की बात है ही नहीं। अंग्रेजों के टाइम कम से कम ये तो था कि अंग्रेजों ने कहा था वर्किंग क्लास के 8 नुमाइंदे होंगे भाई, तो जो 47 के बाद नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन में आएंगे, मगर ये हमें पता है कि वो कभी भी ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं, वो सोच भी नहीं सकते जब तक उनकी यूनियन मजबूत नहीं है। यूनियन मजबूत है तो वो यूनियन तो सोच सकती है कि हम कंटेस्ट करेंगे, तब उनको ताकत दिखती है। एक शहर में अगर लाखों वर्कर भी हैं तो कोई विरला वर्कर ही मत करेगा कि मैं नॉमिनेशन कर दूं, करेगी तो पहले तो नॉमिनेशन ही नहीं कर पाएगा, तो ऐसे ही नहीं होते नॉमिनेशन के। तो ये स्थिति होती है। वो मेरे को कई बार आता है कि वर्कर्स और हम जैसे मिडिल क्लास के लोग भी, जैसे क्रिकेट के मैच में खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और जीतते हारते हैं और दर्शक तालियां पीटते हैं और उनका मनोरंजन होता है, इलेक्शन में भी हम दर्शक ही होते हैं, बेसिकली हम प्लेयर नहीं होते। तो ना हमारी जीत होनी है, हार हमारी परमानेंट है इलेक्शन के अंदर, और वर्किंग क्लास के लिए कोई बोलता नहीं। अभी 4 इन्होंने नए कानून लेके आए, किसी ट्रेड यूनियन लीडर को कंसल्ट किया सरकार ने? हाँ, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, ऐसा पहले नहीं होता था। जिनके लिए कानून बन रहे हैं उनसे तो पूछ लो भाई, फिक्की से पूछ लेंगे, एसोचैम से पूछ लेंगे, बेसिकली कानून बनते हैं उनके लिए। इंडस्ट्रियल कानून जितने हैं वो बन रहे हैं आजकल इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ, कहा जाता है लेबर को, फोकस एक तरफ है सारा। हाँ, अब वर्कर की नुमाइंदगी से पूछो, इतनी पुरानी ट्रेड यूनियन है इंडिया में, एटक 1920 में बनी, एटक है, C2 है, इंटक भी है, इनकी खुद की बीएमएस है, उससे नहीं पूछा, भारतीय मजदूर संघ से नहीं पूछा, हिंद मजदूर संघ है, किसी मजदूर यूनियन से पूछा नहीं। हालांकि बीएमएस भी विरोध कर रही है नए कानून, तो वो दबे जुबान में विरोध करते हैं, इतना नहीं मुखर होते। तो ये हालात है, जब आप जिस वर्ग के लिए कानून बना रहे हो उस वर्ग से कंसल्ट ही नहीं कर रहे हो, और वो वर्ग छोटा नहीं है, वो करोड़ों की गिनती में। हिंदुस्तान भरा पड़ा है मजदूरों से, मतलब वो करीब 70-80% तो वो है जो मजदूर है, उसमें से बांट ले तो मुझे लगता है मोर देन 50% इंडस्ट्रियल वर्कर होगा। सिर्फ एनसीआर में देख लोगे तो 1 करोड़ से ऊपर मिल जाएंगे आप इंडस्ट्रियल वर्कर, फैक्ट्री वर्कर्स। हाँ, अच्छा, यूनियन की बात आपने छेड़ी है। अभी जो हमने जो प्रोटेस्ट देखे ना एनसीआर में, एक खास बात यह है कि ये लेड बाय किसी यूनियन के नहीं थे, कोई यूनियन इनको लीड नहीं कर रही, ऐसा तो मुझे कहीं देखने में नहीं मिला है। और विदाउट यूनियन जो फैक्ट्री वर्कर जब प्रोटेस्ट करता है ना, तो वो एक तरह से अनगाइडेड मिसाइल की तरह होता है। आमतौर पर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो सोचते हैं कि यार हमारी फैक्ट्री में यूनियन ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि यूनियन का होना जितना वर्कर्स के लिए फायदेमंद है, उतना ये कोर्डियल रिलेशनशिप उसके लिए भी फायदेमंद है, फैक्ट्री ओनर के लिए फायदेमंद है। वो देखो कैसे होता, कैसे है, जब किसी फैक्ट्री के अंदर यूनियन है और वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले यूनियन के थ्रू एक डिमांड नोटिस जाएगा, बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ यूनियन लीडरशिप की बातचीत होगी, बातचीत सफल हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो बीच में एएलसी इंटरवीन करता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, बातचीत सफल हुई, ठीक है, नहीं तो फिर लेबर कोर्ट तक मामला जाता है, और बहुत देर बाद जाकर ये नौबत आती है एज ए लास्ट रिजोर्ट कि वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे। और आमतौर पर जहां पर यूनियन होती है ना, वहां अगर स्ट्राइक हो भी जाए तो वो मोटे तौर पर पीसफुल रहती है, बिल्कुल, वो कंट्रोल रहती है, क्योंकि लीडरशिप की जिम्मेदारी है, कुछ उनकी जवाबदेही है। अब यहाँ जो हमने देखा है एनसीआर में, यहाँ भी प्रॉब्लम्स तो वही है सारी, लेकिन क्योंकि यूनियन मिसिंग थी तो मुझे लगता है 2 या 3 दिन की स्ट्राइक हुई,
सड़कों पे वो आए और चौथे दिन वहां पर भयंकर वायलेंस हो गया। अगर यूनियन होती वहां पर तो ये वायलेंस वाली चीज ना देखने को मिलती। और अब कानून भी ऐसे बनाए जा रहे हैं, जो नए जो लेबर कोड आए हैं उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो लॉ है उसमें यूनियन बनाना बहुत मुश्किल कर दिया है। पढ़ के उसको लगता है कि फोकस इस बात पर रखा गया कि फैक्ट्रीज के अंदर यूनियन बने ही ना, वर्कर ऑर्गेनाइज ना हो पाए। लेकिन ये मैं कहता हूँ ये बेवकूफी है। देखो वर्कर्स तो ऑर्गेनाइज जब एक छत पे नीचे काम करते हैं ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ये उसकी फितरत है, उसने ऑर्गेनाइज हो ही जाना है। अब वो हमने देखना है, कानून ने देखना है, सिस्टम ने देखना है कि उनको ऑर्गेनाइज होकर पॉजिटिवली एक डायरेक्शन में लेके जाना है, या जो अभी हमने सड़कों पे देखा जो हिंसा हुई वो सब करवाना है। इन्होंने जो नई पॉलिसी में लेकर के आए हैं कि अगर आपने यूनियन बनानी है, पहले 7 बंदे मिलकर यूनियन बना सकते थे, उसके बाद जो मेंबरशिप वो कर सकते थे। यूनियन बनाना इन कानूनों से पहले भी बड़ा मुश्किल हो गया था, चोरी छुपे यूनियन बनानी पड़ती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि फैक्ट्री के अंदर तभी यूनियन रजिस्टर होगी कि उसकी मेंबरशिप वो दिखाएंगे पहले, या तो वो 10% हो मिनिमम या 100 लोग हो। किसी फैक्ट्री के अंदर 100 लोग इकट्ठे करने यूनियन बनाने के लिए, या 10% इकट्ठे करने यूनियन बनाने के लिए बहुत मुश्किल काम है। जैसे ही मैनेजमेंट को पता लगता है कि 4 लोग मिलकर यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबसे अलग करके उनको डराना धमकाना, यहाँ तक कि पिटवा तक भी देते हैं। पिटवाना, आप देखो मारुति वाला ये एपिसोड सामने है, जो मारुति वर्कर्स का एजिटेशन हुआ था 10-12 साल पहले, उनको यूनियन को ही रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया मारुति वालों ने, उनसे बात ही नहीं कर रहे थे। अब वो यूनियन जब स्ट्रगल में थी, अब हुआ क्या प्रैक्टिकली, स्ट्रगल में जब उनसे लगातार बात ही नहीं कर रहे हो तो एक दिन वायलेंस होगी, और वो वायलेंस में मजदूरों को 250 के करीब मजदूरों को अरेस्ट किया गया, जिनकी सालों साल जमानतें नहीं हुई। 3-3, 4-7 साल बाद जमानत। मानेसर वाला इशू की बात कर रहे हैं, मानेसर हाँ, उस प्लांट में। अब अगर मजदूर हिम्मत भी कर ले, उनको शुरू में अभी क्या है, हर जगह बाउंसर रखे हुए हैं फैक्ट्रियों में। अच्छा। पुलिस की भी जरूरत नहीं है, पुलिस तो बाद में आएगी। बाउंसर रखे हुए हैं कि कोई वर्कर अगर ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करो तो उनको धमका दो। अब मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ, आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ, अगर आप एक जो लीगल बात है कि मैं 8 घंटे काम करूंगा और ज्यादा काम करूंगा तो ओवर टाइम लूंगा और मिनिमम वेजेज मेरे को देनी पड़ेगी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपको रखेगा ही नहीं। क्योंकि वो 12 घंटे काम करवा रहे हैं, 4 घंटे कोई ओवर टाइम नहीं दे रहे, होना चाहिए 16 घंटे की फिर सैलरी मिलनी चाहिए, कोई ओवर टाइम नहीं दे रहे, और उनकी शर्त यही है क्योंकि उनको उतने ही कम एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, उतना ही कम प्रोविडेंट फंड देना पड़ता है, उतनी ही कम ग्रेच्युटी देनी पड़ती है, उनका क्या फायदा है इसमें। तो इतनी बुरी हालत है हर जगह, और वर्कर ही सोचता है चलो मैं तो बिहार से यहाँ काम करने आया हूँ क्योंकि 12-12 घंटे खप जाता हूँ। अगर आप वैसे देखो, जो मजदूर हैं शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होते हैं, अदरवाइज यंग मजदूर तो होते हैं, फिट इस सेंस में कह रहा हूँ कि उनके मसल्स देखोगे ना आप, हमारे से जिम में जाने से नहीं बनते वो मसल्स, मगर उनको खाना अच्छा नहीं होता, उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होती, इसलिए उनकी उम्र हमारे से कम हो जाती है। और फैक्ट्री में जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो गैसेस का, फ्यूम्स का, जो गर्दा वगैरह उड़ता है, उससे उनके लंग्स वीक हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम उनको हो जाती है। और दूसरी बात क्या है, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ माहौल ऐसा बना दिया है कि जो सेना या बॉर्डर पे ही जान देता है या पुलिस वाले, वही शहीद हैं। आप डाटा उठा के देखो कितने वर्कर मारे जा रहे हैं हमारे लिए पैदावार करते हुए। हमारे मोहाली में अगर आप उठा के देखोगे पिछले 2 साल में, मोहाली जिले में, मोहाली जिला कोई इंडस्ट्रियल जिला नहीं है, यहाँ ही 7-8 मजदूर मारे जा चुके हैं। हमेशा लुधियाना से बात आ जाती, कभी मंडी गोविंदगढ़ से बात आ जाती। परसों ब्लास्ट हुआ है एक ब्रॉयलर में, वहाँ मुझे करीब 11-15 वर्कर्स मारे गए हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ में शायद मारे गए। आप डाटा उठा के देखोगे ना, जितने पुलिस वाले या पैरा मिलिट्री या आर्मी वाले एक साल में मरते हैं ना, उससे ज्यादा शायद वर्कर की डेथ होती होगी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में, ज्यादा मरते होंगे। उनको कोई शहीद का दर्जा तो चलो दूर की बात है, उनको अपने लीगल राइट लेने के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। और देश को जो तीसरी, चौथी या दूसरी जो पावर बनाना है, वो जब तक इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आप सहूलतें नहीं दोगे तो पावर कैसे बन पाएगी। और ये जो मैं कहूंगा, जो वर्कर्स की जो मौत हो रही है, जो शहीदी हो रही है फैक्ट्री के अंदर, वो देश को तरक्की दिलाने के लिए हो रही है। बिल्कुल निगलेक्टेड है। देखो, अगर आपकी जनता ही खुशहाल नहीं है तो आप जितना मर्जी विश्व गुरु बन जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होता। कोई भी चीज तभी आपकी खुशहाली मानी जाएगी अगर आपकी मेजोरिटी जनता, मेजोरिटी क्या मैं कहूँगा, लगभग 90% से ज्यादा जनता अगर आपकी खुशहाल है, बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, बेसिक नीड्स के अलावा उनकी अगली नीड्स, क्योंकि पहले बात होती थी रोटी कपड़ा और मकान, फिर शिक्षा और मनोरंजन, अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। 8 घंटे काम भी 1881 में संघर्ष हुआ था, 150 साल पहले, उस समय डिमांड थी 8 घंटे काम करने का हमें कर दिया जाए।
8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन अपनी लाइफ के लिए, यानी कि आज की डेट में तो तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, और एआई के युग में अगर आप प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करो ना, आधा घंटा काम करे इंसान, तो जरूरतें पूरी हो जाए, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी हमारी। देखो लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट करता है क्या टेक्नोलॉजी का यूज, वो उसको यूज ऐसे करता है कि टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए और मैं अपने वर्क पावर जो उसको कम कर दूं, बंदों को कम कर दूं। अब होता क्या है, देखो इस टेक्नोलॉजिकल वाले युग में भी फैक्ट्रीज में अगर 24 घंटे होते हैं दिन में, है ना, 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें लगाई जाए, दूसरी तरफ 6-6 घंटे की 4 शिफ्टें लगाई जाए, तो मैं कहता हूँ देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है उसको रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो फैक्ट्री ओनर है, वो नहीं करेगा इसका, उसका मुनाफा कम हो जाएगा, उसका मुनाफा कम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो, उसका बेनिफिट जो है मुट्ठी भर लोग कुछ ले रहे हैं, उसका रिजल्ट है कि हम देखते हैं डाटा हमारे पास यही कहते हैं करीब 10-15% जो देश की जो पॉपुलेशन है, गिनती है जो टॉप, उसके पास देश की करीब 70-80% वेल्थ जो है वो कंसंट्रेटेड है, और वो इसी वजह से कंसंट्रेटेड है। और उसके नतीजे यही निकलता है जब आप जो बिल्कुल निचले पायदान पे है, जिसको यानी कि वो एक कह लो कि रस्सी पे चल रहा है, जिसको कभी बैलेंस हो गया गिर जाएगा नीचे, आपने उसकी रस्सी हिला दी, आपने गैस महंगी कर दी। हाँ, गैस तो महंगी हो गई, अब जितना मर्जी बोलते रहे कि नहीं हम सप्लाई कर रहे हैं, वर्कर्स को तो भी मिल रही है, उनको तो खुली गैस में नहीं मिलती क्योंकि उनके पास सिलेंडर जो कि पैसे ही नहीं है। तो जब ये हालात बन जाते हैं तो उनका क्राइसिस और बढ़ गया। जो पहले ही इंसान तंग है, तो जब क्राइसिस बढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारेगा ही भाई। वो तो कहेगा ना, ठीक कह रहा है, वो रस्सी पे चल रहा था, रस्सी हिल गई है, अब तो वो डगमगाएगा ही, और ये रिजल्ट हम देख रहे हैं। और उसमें कह दो आप कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान, वो कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं चीज इस बारे में सोच रहा था कि जो किसी भी देश की जो सरकार है, उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसे इंपैक्ट डालती है वर्कर की लाइफ पे। और ये मैं अभी इस रिसेंट माहौल में देख रहा हूँ। अब ये यूएस ईरान वॉर चल रहा है ना, हमें ईरान से सस्ता क्रूड ऑयल मिलता था, अमेरिका ने कहा नहीं लेना, हमने बंद कर दिया। हमें रशिया से भी सस्ता क्रूड ऑयल मिलता था, अमेरिका ने कहा नहीं लेना, कम कर दिया। अमेरिका से लेना शुरू कर दिया जो कि बहुत महंगा पड़ता है। और क्रूड ऑयल मैं बता दूं आपको, दर्शक भी सुन ले हमारे, कि सिर्फ वो ऑयल नहीं है, उसमें तेल मतलब पेट्रोल डीजल सिर्फ यही नहीं है। हमारे आसपास की जो भी हम 70-80% आइटम जो यूज कर रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सब कुछ क्रूड ऑयल से आता है। ये भी सारा प्लास्टिक, ये बोतल, जो होठों पे लगाने वाली वैसलीन, मुंह पे लगाने वाली क्रीम, इन सब में जो बेस मटेरियल है वो क्रूड ऑयल से तैयार होता है। सारे आइटम हमारे आसपास प्लास्टिक के हैं, और प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्रूड ऑयल अगर महंगा मिलेगा तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो प्लास्टिक के कंपोनेंट बना रहा है, जो फार्मा में है, जो क्रीम्स बना रहा है, उसका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। अब उसने एक्सपोर्ट भी करना है, वर्ल्ड लेवल पे जो बिजनेस है उसमें compete भी करना है, और वो चाहता है कि मैं सस्ता बेचूं। रॉ मटेरियल उसका महंगा हो गया, बेचना चाहता है वो सस्ता। उसकी फैक्ट्री का किराया है उसके हाथ में नहीं है, उसकी बिजली का जो कनेक्शन का जो रेट है उसके हाथ में नहीं है, जो रॉ मटेरियल वो खरीद रहा है वो उसके हाथ में नहीं है, जो उसने बेचना है कितने का बेचूं वो उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में क्या है? सिर्फ मजदूर की गर्दन, एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल वही, तो जिसको वो निचोड़ता है अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए भी, अपने मुनाफे को मेंटेन रखने के लिए भी, वो पकड़ता है मजदूर को निचोड़ता है, उसकी लेबर से वो अपना मुनाफा निकालता है। तो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, फॉरेन पॉलिसी, उससे इंपैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्री पे। उसका जो सारा खामियाजा, हम कहते हैं ना कि नजला किस पे गिर गया इस चीज का, तो वो नजला गिरता है वर्कर्स पे। अल्टीमेटली जनता पे गिरता है, जनता पे भी वर्कर्स पे ज्यादा गिरता है, वर्कर्स ज्यादा गिरता है। हाँ, तो अब होना तो ये चाहिए कि जैसे वर्कर्स सड़कों पे आए अपनी डिमांड्स को लेके, खास तौर से जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी अपनी डिमांड्स रखनी चाहिए सरकार के सामने कि भाई हमें अगर सस्टेन करना है तो हमें इस नौबत पे ना लेके जाओ कि हमें वर्कर्स की सैलरी कम करनी पड़े, ज्यादा काम कराना पड़े, हमें सब्सिडी भी दो। बिल्कुल। हमें जो किराए पे जो फैक्ट्री चलाते हैं, थोड़ा किराया सब्सिडाइज्ड हो, बिजली सब्सिडाइज्ड हो, जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो सब्सिडाइज्ड हो। अगर ये सब सब्सिडी होगी ना, तभी इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट भी कर पाएंगे, और मार्केट में बेचने के लिए भी सुविधा प्रदान की जाए। वही है सबसे बड़ी दिक्कत, तो वही है। मतलब कहते हैं ना भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर मुझे लगता है कुछ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इस बात की छूट दे दी गई है कि आप वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन खुले रूप में कर लो, प्रशासन आपके साथ है। और हमें नोएडा में देखने को मिला, वहां की पूरी ब्यूरोक्रेसी, सारी पुलिस फोर्स इस बात पे लगी हुई है कि वर्कर्स को डंडे मार के दोबारा फैक्ट्री में कैसे लेके जाया जाए। और इतनी बड़ी संख्या में वर्कर को अरेस्ट कर लिया है, उनकी जमानतें हाँ, नहीं होंगी, 300-400 वर्कर्स अरेस्ट हैं। उनकी जमानतें कराने वाला कोई नहीं होगा, कोर्ट में उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। मनदीप जी, अगर एनएसए लगा दिया, अगर कल तक तो खबर ये थी कि सोच रही है पुलिस लगाने, अगर एनएसए लगा दिया तो वकील अलाउड ही नहीं है एनएसए में,
और जमानत की कोई प्रोविजन चलो नहीं है। एनएसए तो कितनों पे लगाएंगे देखते हैं, अदरवाइज मैंने अपने तजुर्बे से देखा है कि कोई पैटी क्राइम भी अगर कोई मजदूर करता है, जमानत हो चुकी है तो जमानत भरने के लिए 3-3 महीने उनके पास बंदा अरेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर मैंने, ये भी हमारे देश की त्रासदी है, अगर एक मजदूर अपने मालिक की जेब से 500 रुपए निकाल दे तो उसके ऊपर चोरी का पर्चा हो जाएगा, वो अंदर हो जाएगा। मगर एक मिल मालिक अपने मजदूर को 3 महीने की तनख्वाह ना दे, तो उस पर कोई पर्चा नहीं होगा, उसको वो रिकवरी करने के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। छोटी मोटी उसमें सजाएं हैं, सजा तो खैर है भी नहीं है, सजा ही नहीं थोड़ा है, बहुत फाइन है बस, फाइन है, फाइन और है। अगर इसको हम चोरी कहें तो ये चोरी लगातार होती है, उसका पीएफ का पैसा जमा नहीं होता है, उसको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, ओवर टाइम कराकर उसको पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी सारी चोरी है, ये चोरी है। मगर ये क्राइम नहीं है, क्योंकि बस वर्कर अगर 500 रुपए की निकाल ले तो क्राइम है, तो वो अंदर जाएगा। तो ये हिंदुस्तान के उसमें है कि जो अमीरों को चोरी करने को ज्यादा रास्ते हैं, गरीब आदमी चोरी भी नहीं कर सकता, तो वो बेचारों की जमानतें भी नहीं होगी, पूछने वाला नहीं होगा, तो ये दिक्कतें आएंगी। 300-400 बहुत बड़ी गिनती होती है, जमानत करना मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ा प्रशासन को, सरकार को इस बात पे मतलब नजर, वो ध्यान दे इस चीज पे। ये कोई जो हुआ है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, प्योरली सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी एक जगह की बात नहीं है। जहां जहां भी वर्कर रहते हैं, जहां जहां भी इंडस्ट्री है, ये वहां सबकी प्रॉब्लम है। देखो सीधी सी बात है, कोई भी आदमी अपने रूट से कट के कहीं जाता है दूसरी जगह, वो सोचता है मैं बच के रहूं। अब यूपी बिहार से लोग अगर एनसीआर में आए, यहाँ भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई क्राइम नहीं करता यूपी बिहार वाला, मगर कोशिश करते हैं बच के रहें। वो अगर, क्योंकि वो लफड़ों में पड़ नहीं जाते, क्योंकि वो पहले इनसिक्योर हैं। अच्छा, एक बात और है जो आम तौर पर हम देखते हैं, जो एक फैक्ट्री ओनर है ना, वो लोकल बंदों को रखने की बजाय यूपी वालों जो माइग्रेंट्स है उनको रखते हैं। बिल्कुल रखता है। उसका रीजन यही है कि एक तो वो थोड़ा डरा दुबका सा रहता है, कम पैसे पे काम करने को तैयार होता है, उसको आप थप्पड़ मार दो, गाली दे दो, रूटीन में देखते हैं फैक्ट्रीज में। अब होता ही है। जो लोकल बंदा होगा वो ऑर्गेनाइज भी जल्दी होता है। उसको अगर किसी सुपरवाइजर ने, मैनेजर ने गाड़ी निकाल दी तो अगले दिन 4 लोग वो फैक्ट्री के बाहर खड़ा भी कर देगा। जो माइग्रेंट वर्कर है उसके साथ ये प्रॉब्लम फेस नहीं करते। शोषण करना आसान होता है। हिमाचल में जो इंडस्ट्री लगी, वैसे तो वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला गया कि 90% वर्कफोर्स हिमाचल की रखनी है आपने, मगर मैं गारंटी से कहता हूँ मोर देन 90% बाहर के लोग हैं, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती इंडस्ट्री। उनको मेन एक्सप्लोटेशन ही उनका करना है, जो सस्ती चीप लेबर मिल रही है, जो 12-12 घंटे काम करने को तैयार है। अच्छा, अब ये हम इसकी बात करें, जो न्यू लेबर लॉज लेकर आए थे, 4 कोड लेकर आए थे, 4 में से एक तो पास किया था उन्होंने 2019 में, 3 किए थे 2020 में। 2020 में कोविड था, लॉकडाउन था, पूरा देश अपने घर में बैठा हुआ था, और एमपी सस्पेंडेड थे करीब 140 के आसपास। इन कानूनों के ऊपर कोई बहस नहीं हुई, और ये इतने मेन लॉज है ये, जो कि हमारे देश की करीब 70-80% आबादी के ऊपर इन्होंने असर डालना है, उनको बिना बहस के लागू कर दिया, और उनका असर जो है ना अब वो देखने को मिलेगा। मुझे ये लगता है कि जितना हमारे देश में मजदूर जो कुछ झेल रहे हैं ना, खैर कोई कंपैरिजन नहीं है, जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है परेशान वो भी बहुत है, वो भी बहुत दुखी है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है अपने मुनाफे को मेंटेन रखना। जैसे हमने पहले बताया कि उसके हाथ में सिर्फ वर्कर की गर्दन है। अब ये जो लेबर लॉज इन्होंने लागू कर दिए हैं, इनसे हम देखें, अब जैसे एनसीआर में अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, वहां की जो डीसी है उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए भी और फैक्ट्री ओनर्स के लिए भी, कि अगर आपके फैक्ट्री वर्कर ने स्ट्राइक की या कोई वॉयलेंस हुआ तो आपको हम लपेटेंगे। फिर अब होगा क्या कि वो कॉन्ट्रैक्टर, वो फैक्ट्री ओनर्स अपने वर्कर्स को डरा के धमका के रखेंगे, या फिर वो काम ही नहीं कर पाएंगे। उनका फैक्ट्रियां, छोटी मोटी फैक्ट्री होगी 10-12 वर्कर्स की, तो बंद करनी पड़ जाएगी। और इन कानूनों का असर जितना बुरा वर्कर्स पे होना है, खैर उतना बुरा तो नहीं होना इन पे, लेकिन इन पे भी असर पड़ेगा। जो छोटे कारखानेदार हैं ये नहीं कंपीट कर पाएंगे, इनको अल्टीमेटली फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ जाएगी। और इन 4 कानूनों का जो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ना है, जो बेनिफिट होना है, वो होना है जिन फैक्ट्रीज में 100, 200, 300, 400 वर्कर्स हैं। आप देखो इनमें बदलाव भी वही किए गए हैं। पहले प्रोविजन ये थी, अगर किसी फैक्ट्री ओनर ने कुछ वर्कर्स को निकालना है, किसी वजह से कि ऑर्डर नहीं है या फैक्ट्री बंद करनी है, कुछ भी कारण है मान लो, और उसकी फैक्ट्री में अगर 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं, 101 वर्कर भी अगर, तो पहले उसको सरकार की परमिशन लेनी होगी, तभी वो वर्कर्स को निकाल पाएगा। 10 हो 15 हो, जितने मर्जी निकाल, ताकि इतने ज्यादा लोगों का रोजगार कर जा रहा है तो सरकार की निगाह में वो जेन्युइन कारण लगे उनको। हाँ, तो ये सरकार ने एक तरह से एक चीज अपने हाथ में ली हुई थी कि अगर लोग बेरोजगार हो रहे हैं बड़ी गिनती में, तो पहले हमसे पूछो क्या करना है।
उस 100 की गिनती को, थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर नए कानून में 300 कर दिया गया। मतलब ये कि जिस फैक्ट्री में अगर अब 299 वर्कर्स भी हैं, देखो उस दौर में किया गया जिस दौर में वर्कर्स वैसे ही कम हो गए फैक्ट्री में, वैसे ही कम हो गए। 300 वर्कर्स की फैक्ट्री बहुत कितनी हो गई, बहुत कम रह गई हैं। हम ये मोहाली चंडीगढ़ में बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे लगता है गिनती की 3 या 4 फैक्ट्रीज होंगी ऐसी। तो जिस फैक्ट्री में 299 वर्कर भी काम कर रहे हैं ना, आप वहां पर जो फैक्ट्री ओनर है उसने चाहे 50 लोग निकालने हो, चाहे 100 निकालने, चाहे 200 निकालने हो, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। वो नोटिस लगाएगा, लोग जो है वो बाहर हो जाएंगे। तो इन लॉज का जो असर और जो बेनिफिट होने जा रहा है वो होने जा रहा है जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। बिल्कुल ठीक है मनदीप जी, ये थी हमारी आज की बातचीत। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे। ये थे हमारे दोस्त एडवोकेट मनदीप सिंह। इनकी इंट्रोडक्शन शुरू में चाहिए।